हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जीएस टारगेट जो हमारे टॉपिक रहते हैं उसी क्लास में आज हमारा अगला टारगेट जो है वह है इतिहास विषय के अंतर्गत इतिहास का परिचय और वर्गीकरण। तो चलिए इसे देखते हैं और समझते हैं। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। चीज़ें जो है आपको गहराई तक विस्तृत स्तर पर बताई जाएंगी। लगभग आपकी समझ विकसित करना जो है हमारा उद्देश्य है। तो बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और हर चीज़ लिखना संभव नहीं है। थोड़ा सा लाइट जो है आज क्या हो रही है, बार बार जा रही है, तो सिस्टम से जो है ये वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन चलिए फिर भी बना रहे हैं। और यह है हमारा आज का टॉपिक इतिहास का। देखते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा का समय लगेगा, लेकिन आज जो है इतिहास का वर्गीकरण संबंधित आपके जितने डाउट हैं वह सभी क्लियर होने वाले हैं। और संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे वो भी हाईलाइट करूँगा, मैं स्टार भी लगाऊंगा कि ये प्रश्न जो है यहाँ से आने लायक है। मेंस स्तर पर भी बात करेंगे, प्री स्तर पर भी बात करेंगे, और वनडे एग्जाम सभी के। चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा इतिहास का परिचय और वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास का परिचय की मतलब इतिहास क्या होता है, इसकी परिभाषा वगैरह देखेंगे और सामान्य बातें देखेंगे और इसका वर्गीकरण भी देखेंगे। चलिए देखते हैं सर। इससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूँ कि इतिहास विषय पढ़ने का या पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। आप देखते हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, या फिर कोई भी परीक्षा हो, उसमें इतिहास विषय ही शामिल कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों नहीं ऐसे तकनीकी और विकास जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है फिर भी हम उसे नहीं शामिल करते हैं, इतिहास जैसे प्राचीन विषय को पढ़ने कार्य करते हैं। क्योंकि आप भविष्य के अधिकारी बनने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस समाज के व्यक्तियों में शासन कर रहे हैं वह किस व्यवस्था से गुजर करके आए हुए हैं। उनमें से समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जो सताया गया है, किस वर्ग का कैसा जो है प्रभुत्व रहा है, किस प्रकार से महिलाओं के प्रति व्यवहार रहा है, किस प्रकार से बच्चों के प्रति, किस प्रकार से समाज के निम्न वर्ण के प्रति, किस प्रकार से राजा के प्रति, किस प्रकार से और जो भी लोग रहे हैं उनके प्रति कहाँ पर कैसी गलतियां हुई, जिसके कारण क्या हुए, हमें विद्रोह देखने को मिलते हैं। तो यही सब चीज़ें जो है इतिहास में हम इतिहास का यही क्या होता है, महत्व होता है कि प्रत्येक जो है चाहे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से हो या गवर्नमेंट हो या छोटे बच्चों के लिए हो, सभी के लिए जो है हर स्तर पर इतिहास पढ़ाने की बात की जाती है। क्योंकि इतिहास ही वह क्या होता है, हमारे पूर्वजों का दर्पण होता है। और किस प्रकार से हमें फैसले करने हैं ये सब हमें इतिहास से ही देखने को मिलते हैं। एक एक चीज़ें देखते हैं। चलिए सबसे पहले है हमारे पास इतिहास का जो वर्गीकरण वाला टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि इतिहास का परिचय जो शुरुआत से परिचय में हमें क्या क्या देखना है, देखिएगा। आई होप आपको जो है आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी। मोबाइल से आवाज़ तो ठीक जाती है, लेकिन वेब कैम से रिकॉर्ड करने पर ये आवाज़ क्या हो जाती है, सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पीसी चलता रहता है अपने आप को। तो देखिएगा यहाँ पर इतिहास जो है तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इतिहास कौन कौन से शब्द हैं? तीन। पहला है इति शब्द है, और दूसरा है आपका हा शब्द है, और तीसरा है आस शब्द है। इति का मतलब होता है इस प्रकार से, और जो हा का मतलब होता है कोई घटना वास्तव में हुई है या निश्चित ही, यानी कि वास्तव में या निश्चित, हा का मतलब होता है। और आस का मतलब होता है घटना का घटित होना। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार जो हमारे प्राचीन इतिहास में वास्तव में या निश्चित ही जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं, इतिहास कह देते हैं। तो मैं बहुत कम शब्दों में कहूँ तो इस प्रकार से कहते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का क्या है, इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का ही, जब हम उसे अध्ययन करते हैं तो वही क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। तो ये परिभाषा है आपके सामने कि अतीत की वह घटनाएं, ध्यान रखिएगा इतिहास की परिभाषा में जब बड़े स्तर पर प्रश्न बनता है तो यह है सवाल आ जाता है कि इतिहास में कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं। ये तो सामान्य बात हो गई कि इतिहास में क्या होती हैं, अतीत की घटनाएं शामिल होती हैं। ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन कौन कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं, ध्यान रखना। मानव जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित कर रही हों। ऐसा नहीं कि वो घटना तो हर कोई हो सकती है, हर किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन वह घटना हो जिसने मानव जीवन को प्रभावित किया हो। जैसे कि कोई बड़े स्तर पर, अभी कोविड-19 की बात करूं तो ये क्या है, एक समय पर इतिहास बन सकता है कि 17वीं 21वीं शताब्दी में क्या आया था, कोविड-19 आया हुआ था।
इसी प्रकार से क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, घटनाओं में क्या हो, क्रमबद्धता हो और मानव जीवन को प्रभावित करने वाली हों, जिनके क्या हो, साक्ष्य हो। ध्यान रखना, इतिहास जो है हमेशा प्रमाणों के आधार पर चलता है, जिसका प्रमाण नहीं होता है उसे इतिहास नहीं माना जाता है। एक लाइन अक्सर कहते हैं कि जो तर्कों पर न टिकता हो वह सच्चा इतिहास नहीं है। ये कविता में भी कई बार देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, जिसमें क्रमबद्धता हो, जिसके साक्ष्य हों और जो मानव जीवन को प्रभावित करता हो। ये तो एक इतिहास की सामान्य परिभाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलती है। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेता है इंटरव्यू वगैरह में कि भाई कोई भारत के एक ग्रंथ का नाम बता दो जिसमें इतिहास की परिभाषा लिखी हुई है, तब आप क्या बताओगे? तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, भले ही आप ये परीक्षा में ना लिखें, लेकिन जब सामान्य बातचीत होती है तब भी आपको कई बार ये बात हो जाती है कि भाई इतिहास में ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं है भारत का इसमें इतिहास की परिभाषा तक बताई गई हो। तो ध्यान रखना, महाभारत के अनुसार जो इतिहास की परिभाषा याद कर लेना कि ऐसा शास्त्र जिसमें पुरुषार्थों का समन्वित रूप से कथायुक्त अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब ये पुरुषार्थ कितने होते हैं आपके, तो ध्यान रखना 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 पुरुषार्थ? एक होता है धर्म, एक होता है अर्थ, धर्म, अर्थ, एक होता है काम और एक होता है मोक्ष। थोड़ा सा एक बात और, ये जो पीडीएफ है आजकल का, आज का ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह पावर पॉइंट से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी में जो है मानव का संपूर्ण जीवन मान लिया जाता है कि मानव का जीवन। पुरुषार्थ क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके कि मानव जीवन के जो सर्वोच्च लक्ष्य हैं हमारे धर्म शास्त्रों में, उन्हीं को क्या कहा गया है, पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म का आशय यहाँ पर किससे है? धर्म का आशय ध्यान रखना कर्तव्य से लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ कर्म होता है। अर्थ का आशय होता है कि एक निश्चित उम्र में व्यक्ति को क्या करना होता है, कुछ धन कमाना होता है। तो ये उम्र अभी जब हम देखेंगे गृहस्थ आश्रम में ये अर्थ का लक्ष्य पूरा किया जाता है। और कर्म जो होता है, धर्म, अर्थ है, काम, काम का मतलब होता है वैवाहिक जीवन का निर्वाह करना और सुख सुविधाओं का भोग करना। और मोक्ष जो होता है जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है अंतिम परमात्मा में विलीन होने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वही क्या है, जब वो उसमें मिल जाता है तो इसी को मोक्ष कह देते हैं। तो जब इस जीवन का क्या किया जाता है, समन्वित अध्ययन किया जाता है, तो वही क्या होता है, इतिहास होता है। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, हमारे महाभारत में लिखा हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ लेता है कई बार, महाभारत की रचना किसने की हुई थी? ध्यान रखिएगा, वेद व्यास द्वारा जो है महाभारत की रचना की गई थी। किसके द्वारा? वेद व्यास जी द्वारा इसकी रचना की गई थी। और दूसरी बात पूछ लेता है कि महाभारत का जो प्राचीन नाम था, ध्यान रखिए, सबसे पहला नाम जो था इसे क्या कहा जाता था? जय कहा जाता था। या आगे चल करके जय संहिता कहा जाने लगा था जब इसमें मतलब 10,000 के समथिंग श्लोक हो गए थे, तब इसे संहिता कहा जाने लगा था। तो जय हो या जय संहिता हो, ये महाभारत का ही नाम मिलता है। ये 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली है कि इतिहास का परिचय और वर्गीकरण के अंतर्गत थोड़ा सा हम हेरोडोट्स को जान लेते हैं, क्योंकि इतिहास का परिचय पढ़ रहे हैं। तो हेरोडोट्स कौन था? ये 3 नंबर का अपने आप में 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये 2 नंबर का जो है अपने आप में प्रश्न है। हेरोडोट्स कई बार पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी इस पर चर्चा होती है। देखिएगा, यह व्यक्ति जो है ये यूरोप देश से संबंधित है, यूरोप महाद्वीप का, यानी कि यूनान देश से यह संबंधित है। तो कहाँ का है यह व्यक्ति? हेरोडोट्स जो है यूनानी है। कई इतिहासकारों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे क्या कह दिया, वही इतिहास का पिता नहीं तो झूठ का पिता है, क्योंकि इसकी बातें जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर किसी ने दुनिया में प्रथम बार व्यवस्थित तरीके से क्या व्यवस्थित तरीके से इतिहास लेखन का कार्य किया था, तो वो कौन था? हेरोडोट्स था। यह एक यूनानी दार्शनिक था और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया। और इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पितामह कहा जाता है। यूनान देश से संबंधित थे और इन्हें जो है इतिहास का जनक कहा था। किस व्यक्ति ने कहा था? तो एक रोमन दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। तो रोमन दार्शनिक सिसरो द्वारा जो है इन्हें इतिहास का जनक कहा गया था। इन्होंने ही दुनिया में हिस्ट्री का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपके ये हेरोडोट्स ही हिस्ट्री का प्रथम प्रयोग करने वाले। तो जब ये 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आप सिंपल से बता सकते हैं, हेरोडोट्स जो है कह सकते हैं एक यूनानी इतिहास लेखक या यूनानी इतिहासकार। दूसरी बात है कॉमा लगाकर पुस्तक का नाम बता सकते हैं। फिर बता सकते हैं एक विशेष बात में कि इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। किसने कहा था? एक ये शब्द अच्छा है कि हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो ये आपके 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। इसी संदर्भ में अगर बात की जाए, थोड़ा समझिएगा कि क्या भारत में
कि कहीं से हमें व्यवस्थित तरीके से इतिहास देखने को मिलता है। तो जी हाँ, भारत में एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी पुस्तक में कल्हड़ नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने व्यवस्थित तरीके से इतिहास लेखन का कार्य किया था। और इस राजतरंगिणी में जो है हमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर कभी इंटरव्यू वगैरह में चर्चा कर ली जाए तो आप कल्हड़ का नाम जो है वहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वो पहली व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने क्या किया था, व्यवस्थित तरीके से इतिहास लेखन का कार्य किया था। अगली बात करते हैं, और हेरोडोटस के बाद हम इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें हमें बार बार समझ में नहीं आती हैं कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। और ये हमें कि ये जो है राजपूत काल किस काल में आएगा, पूर्व मध्य काल में या मध्य काल में, या इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ चीज़ें आपको क्लियर करनी है। इतिहास का वर्गीकरण हम मुख्यतः 3 आधारों पर करेंगे। सबसे पहला हमारा आधार होगा समय के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा आधार होगा साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा आधार होगा सामग्री के आधार पर। हालांकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यूपीएससी ने इसमें एक बार प्रश्न पूछ लिया है, तब मुझे यहाँ पर जो है जिक्र करना पड़ा है। तो समय के आधार पर देखें तो समय के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, अभी हम एक एक को विस्तृत तरीके से देखेंगे। दूसरा होगा मध्यकाल, और तीसरा होगा आधुनिक काल। ये जो है ये लगभग प्राचीन काल जो है आपका 6वीं शताब्दी से भारत के संदर्भ में शुरू होता है, यानी कि महाजनपद काल से प्राचीन काल शुरू होता है और यह हर्षवर्धन तक चलता है प्राचीन काल। मध्यकाल की बात करें तो यह है 8वीं शताब्दी से लेकर 1707 तक चलता है, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। और आधुनिक काल की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु से लगा करके, यानी 1707 के बाद से ये कब तक चलता है, भारत की आज़ादी तक चलता है। साक्ष्यों के आधार पर देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जिसमें जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर देखेंगे, अभी इन पर चर्चा होगी आगे। और सामग्री के आधार पर देखेंगे, एक्चुअली में ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो पाषाण युग और कांस्य युग, लौह युग। चलिए देखते हैं आगे, इनको एक एक करके देखते हैं। जस्ट मिनट रुकिएगा। इतिहास का परिचय और वर्गीकरण समय के आधार पर देखें। प्राचीन काल, तो प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास, ध्यान रखिएगा फिर से, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी कि बीसी से लगा करके कब तक, 8वीं शताब्दी तक जो है, 8वीं शताब्दी एडी तक, एडी मतलब ईसवी, बीडी मतलब ईसा पूर्व, इतना टाइम काल जो है किसका है, प्राचीन इतिहास का है। इसमें आपका जो उदाहरण दे सकते हैं कि महाजनपद काल जो है प्राचीन इतिहास से शुरू होता है। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता से भारत का इतिहास शुरू नहीं होता है। अभी देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में उसे रख दिया जाता है। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल जो है आपका 8वीं शताब्दी से लेकर के शुरू होता है, और ये कब तक रहेगा, 1707 तक जो है रहेगा। और यह जो है आधुनिक इतिहासकार 1707 से लेकर के 1947 तक हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें आप उदाहरण लिख सकते हैं, एक एक उदाहरण डालना हो कि भाई इसका उदाहरण बता दीजिएगा, तो इसमें आप किसका उदाहरण लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे महाजनपद काल का उदाहरण लिख सकते हैं, महाजनपद काल का। और इसमें उदाहरण लिख सकते हैं आप, इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, राजपूत काल और फिर सल्तनत काल, ये रहते हैं। तो इसमें दिल्ली सल्तनत का उदाहरण डाल सकते हैं, या राजपूत काल ही लिख सकते हैं, राजपूत काल इसमें डाल सकते हैं। और आधुनिक इतिहास में आपको पता है 1707 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सभी क्या हैं, आपकी आधुनिक इतिहास हैं। चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझ चुके हैं तो मैं फास्ट पढ़ बस दूंगा। प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास आपका कहाँ शुरू होता है, ये आपका महाजनपद काल और मगध साम्राज्य इसमें आएंगे। आपका मौर्य साम्राज्य भी आएगा, मौर्य साम्राज्य भी आएगा, और उत्तर मौर्य काल यानी कि मौर्योत्तर काल आएगा, और गुप्त साम्राज्य और उत्तर गुप्त काल। तो उत्तर गुप्त काल में ही किसको, हर्षवर्धन को रखा जाता है, हर्षवर्धन को रखा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको प्राचीन इतिहास में पढ़नी होती हैं, ध्यान रखिए। इतिहास की बात कर रहा हूँ। अभी हम एक वर्गीकरण देखेंगे जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल का अंतर देखेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा प्राचीन काल होगा,
इसके बाद देखेंगे मध्यकाल। तो मध्यकाल की बात करें तो आप ये भी देख चुके हैं कि मध्यकाल में ये दो भागों में बटा हुआ है मध्यकाल। एक है आपका प्रारंभिक मध्यकाल और एक है आपका उत्तर मध्यकाल। तो ये एक बार भाई इंटरव्यू में ये आ गया सवाल, ये वाला उत्तर का। हालांकि भाई यहाँ पर चर्चा करने कोई परिप्रेक्ष्य नहीं, फिर भी सुन लीजिएगा कि उत्तर का मतलब विलोम हिंदी में है। उत्तर का मतलब क्या होता है? दक्षिण होता है। लेकिन एक उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद भी होता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तर का विलोम एक क्या होगा? प्रश्न का उत्तर होता है एक दिशा मतलब होता है उत्तर, और एक क्या होता है? उत्तर का मतलब बाद होता है। जैसे प्रारंभिक मतलब पहले का मध्यकाल, उत्तर मतलब बाद का मध्यकाल। तो बाद के मध्यकाल में कौन कौन से हैं? आपका दिल्ली सल्तनत हो जाएगा। मध्यकाल का उत्तरार्ध यानी कि ये 1526-1757 ये मुगल काल हो जाएगा पूरा का पूरा। मुगल साम्राज्य हो जाएगा। क्षेत्रीय राज्य मराठा, सिख, आंध्र प्रदेश, मैसूर, ये सभी क्या पढ़ते हैं हम? मध्यकाल में पढ़ते हैं। लेकिन जो पेशवा वाला मराठा काल है वो आधुनिक काल में पढ़ा जाता है। इसमें राजपूत काल, पाल, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट की अगर बात करी जाएंगे तो वो भी कहाँ पर पढ़ते हैं हम? मध्यकाल में ही पढ़ते हैं। राष्ट्रकूटों की बात करें, प्रतिहारों की बात करें, परमारों की बात करें, मध्यकाल में पढ़ते हैं। अगली बात करते हैं आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल भी जो है 1757 ईस्वी से 1947। तो यहाँ पर आप जो है 1707 कर लीजिएगा, क्योंकि औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है तो ये उनका काल जो है मुगलों का, हालांकि मुगलों का 1707 के बाद से ही, क्योंकि इस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी थी, तो यहाँ से जो है 1707 से लेकर 1947 तक माना जाता है। अगली बात करते हैं, अब है हमारे पास इतिहास का परिचय में जो क्रिश्चियन जॉर्गेनसन का ये वर्गीकरण है, ये आपसे एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इससे आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि क्या है। इसे जो है के.जे. थॉमसन, शॉर्ट में नाम ऑप्शन में लिखा हुआ आया था कि के.जे. थॉमसन जो थे, इन्होंने क्या किया था? जैसे इतिहास की जितनी भी सामग्री होती है, क्या होती है? इतिहास में मानव द्वारा कई प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो सामग्री जैसे कुछ क्या होती है? लोहा होती है सामग्री। कई ज़माने में मनुष्य जो है लोहे का उपयोग करता था, चाहे वो फसल काटने के लिए हो, चाहे जुताई करने के लिए हो। पहले जो है हम जानते हैं भारत में या कहीं भी कांसा का प्रयोग होता रहा है, और पहले देखेंगे तो भारत में जो है इसके बाद तांबा का प्रयोग होता रहा है। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के उपकरणों को एकत्रित किया किसने? ये आपके जॉर्गेनसन साहब ने, थॉमसन ने, जो कि कहाँ के थे? ये व्यक्ति जो है डेनमार्क से संबंधित हैं। कहाँ के थे? डेनमार्क से। और वहाँ का जो डेनमार्क की राजधानी है उसका नाम है क्या? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। यहाँ पर जो है एक संग्रहालय था। इस संग्रहालय में पहले सभी चीज़ों को क्या किया? संग्रहालय में एकत्रित किया, और फिर उन्हीं के आधार पर क्या कर दिया? इतिहास का वर्गीकरण कर दिया। कितने भागों में? पाषाण युग के रूप में, कांस्य युग के रूप में, और लौह युग के रूप में। तो पाषाण युग क्या था? वह समय था जब मनुष्य क्या करता था? पत्थर का प्रयोग करता था। और लौह युग क्या था? वह समय था जब वह जो लोहों के औजारों का प्रयोग करता था। और जो बात की जाए आपका लौह युग हो गया। कांस्य युग जो वह था जिसमें कांसे का प्रयोग किया जाता था। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता हमारी शामिल होती है। अभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इन्हें देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या आया हुआ था कि पुरातात्विक सामग्री के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? वो नाम आपको याद रखना है, इस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। कहाँ से संबंधित था? डेनमार्क से। कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं का वर्गीकरण किया था। इसे त्रियुगीय वर्गीकरण का जनक भी कह दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। थॉमसन की इस त्रियुगीय प्रणाली को आज भी पुरातत्व विज्ञान और इतिहास के अध्ययन का आधार माना जाता है। अगली बात करते हैं, प्रमाण के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। किसके आधार पर? जब हम प्रमाणों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो आप जानते हैं कि इतिहास हमेशा साक्ष्यों पर चलता है। और साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः दो प्रकार के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। एक साक्ष्य होते हैं हमारे पुरातात्विक साक्ष्य। क्या होते हैं? एक होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरे क्या होते हैं? साहित्यिक साक्ष्य होते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में जितनी भी क्या होती हैं? हार्ड सरफेस वाली सामग्री होती हैं। जैसे कि बात की जाए अभिलेख है, सिक्का है, महल हो सकता है, सिक्के हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य सामग्री, कोई उपकरण हो सकता है विभिन्न प्रकार के, जैसे मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, जैसे कि कोई
इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो सकता है, तो इतिहास का इसी के आधार पर अध्ययन करते हैं। और साहित्यिक प्रमाण क्या होते हैं, जो कि कविताओं के रूप में या फिर किसी पुस्तक के रूप में लिखे होते हैं, ग्रंथ में लिखे होते हैं, किसी भाषा का प्रयोग होता है, वो क्या होते हैं, साहित्यिक प्रयोग होते हैं, साहित्यिक प्रमाण होते हैं। तो देखिए, इतिहास का वह समय जहाँ पर केवल और केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं, उस काल को हम क्या कह देते हैं, तो उस काल को जो क्या कहा जाता है, आपका प्राग ऐतिहासिक काल कह दिया जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम यहाँ पर जो उदाहरण के रूप में लिखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण क्या है, पाषाण काल है। इतिहास का वह समय, ध्यान रखिएगा, दूसरा, ये पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, हर प्रश्न आपका कवर होगा। जिसमें पुरातात्विक सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा जो इतिहास का वर्गीकरण आता है वह है कि जहाँ इतिहास में क्या होते हैं, साहित्यिक प्रमाण होते हैं और पुरातात्विक प्रमाण, दोनों प्रकार के प्रमाण होते हैं, लेकिन ये साहित्यिक प्रमाण पढ़े नहीं गए हैं अभी तक। उस कालखंड को इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में लिखा जाता है, और यह है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आप लिपि देखेंगे तो इतिहासकार आज भी पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ साहित्यिक साक्ष्यों का अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो जहाँ पर क्या हो, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हों और इन्हें क्या है, पढ़ा भी जा चुका है, तो और साथ ही साथ वहाँ पर क्या होना चाहिए, पुरातात्विक साक्ष्य होना चाहिए। उस कालखंड को हम क्या कह देते हैं, ऐतिहासिक काल कह देते हैं। और ऐतिहासिक काल की भारत में शुरुआत जो है महाजनपद काल से होती है, जो कि 600 ईसा पूर्व से समय माना जाता है। 600 ईसा पूर्व से ये समय माना जाता है। तो क्या ये चीज़ें क्लियर हुई, आई होप। एक और यहाँ पर जो है नोट लिख सकते हैं कि जो वैदिक काल है, कौन सा काल, वैदिक काल, अभी तक इतिहासकारों ने इसे किसी भी कालखंड में वर्गीकृत नहीं किया है। यदि हाँ समान रूप से ऐसा पूछा जाए कि वैदिक काल किस कालखंड में आता है, तब आप इसे ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिलेख भी मौजूद थे और वेद ग्रंथ भी मौजूद थे, जिन्हें हम क्या है, पढ़ चुके हैं, उनका अनुवाद किया जा चुका है। वो अलग बात है कि अभी तक इतिहासकारों ने इसे शामिल नहीं किया हुआ है। अगली बात करते हैं, और हमारे पास जो अगला है, ये इतना ही है हमारे पास में। इतिहास का पोर्शन जो है इतना ही है कि हमने इतिहास का क्या देख लिया, वर्गीकरण देख लिया। हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ये जो ऐतिहासिक काल है इसे पुनः 3 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से, एक प्राचीन काल, एक आधुनिक काल और एक मध्यकाल, बीच में हो जाएगा क्या, मध्यकाल। ये 3 भागों में हमने बांट दिया हुआ है। और जो क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन थे, इन्होंने जो है क्या किया था, सामग्री के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया हुआ था। तो यहाँ पर आपको प्रश्न के रूप में जैसे क्या है, क्या दिया हुआ था प्रश्न, मुझे याद नहीं, शायद महत्व दिया हुआ था इतिहास का। तो इतिहास का महत्व इसी कारण से बताना है कि भाई जो ये क्या था, मानव था, किस प्रकार से एक पत्थर का उपयोग करके जीवन का निर्वाह किया और विकट परिस्थितियों में संघर्ष किया। इसके बाद जाति प्रथा का दर्द झेला, इसके बाद धार्मिक क्रूतियों का दर्द झेला। किस प्रकार से धर्म में पढ़ कर के लोग क्या हुए, अर्थव्यवस्था को गति नहीं दे पाए, या किस दृष्टि से राजा महाराजाओं ने राजनीति करके, भाइयों की हत्या करके, परिवार की हत्या करके शासन की गद्दी स्थानांतरित की। और आज जो है राजनीति में क्या हो रहा है, उस राजनीति को किस प्रकार से चलना चाहिए, इन सभी बातों को आधार बना करके क्या है, हम भविष्य का निर्माण करते हैं। इतिहास ही क्या होती है, हमारी जड़ें होती हैं, जड़ों के आधार पर ही क्या होता है, पौधे का विकास होता है। तो इस प्रकार से मैं इसमें 4-5 पॉइंट बता सकते हैं कि ये कोई योजना बनाने का आधार हो सकता है। जैसे कि आपको क्या है, आप एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपको एक योजना बनानी है। क्या करनी है, एक योजना बनानी है। और योजना में जो है समाज के जो गरीब वर्ग हैं, गरीब मजदूर वर्ग हैं, उनको क्या देना है, आपको लाभ देना है। तो आप कैसे पता करेंगे कि समाज के गरीब लोग कौन से हैं, तो उसमें आपको इतिहास बहुत कुछ मदद कर सकता है कि समाज में देखें इस धर्म के लोग, इस जाति के लोग क्या रहे हैं। काफ़ी जो है
इनका संपत्ति पर अधिकार नहीं रहा है। दास प्रथा आप देख सकते हैं, दास प्रथा में किस प्रकार से भेदभाव होता था। तो इन सभी चीज़ों को आधार बना करके भविष्य का उचित विकास, उचित निर्णय लेने के लिए इतिहास जो है महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम इसे जो है यहीं समाप्त करते हैं इतिहास को, और इनसे बनने वाले प्रश्न जो है हम ग्रुप में देखेंगे। यदि आप भी उस ग्रुप में ऐसे क्लास के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये जो है आपका जीएस है, कोई चैंपियन ग्रुप आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन करते हैं। चलिए देखते हैं, हम अगली क्लास में मिलते हैं।